गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 नेम वाटर इसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। जिससे मैंने आपको पहले बताया कि वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड, नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट सेकंड पार्ट। बट बिफोर स्टडीइंग द सेकंड पार्ट, लेट्स समराइज पार्ट 1। इन दैट पार्ट 1 फर्स्ट पैराग्राफ हमने स्टडी किया था, जिसमें राइटर प्रोफेसर C.V. रमन ने ये बताया था कि किस तरह से नाइल रिवर जो है इजिप्ट की लाइफ लाइन है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे उन्होंने। फिर वह साउथ इंडिया के अंदर जो टैंक की इम्पोर्टेंस बताई थी, वो जो तालाब है वहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह से सिल्ट बनती है। ना अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे पेज नंबर 2 सेकंड पैराग्राफ पे स्टडी करेंगे। द फ्लो ऑफ से लेके पेज नंबर 3 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसके एंड में वेल प्लान्ड एक्शन है। अब थोड़ा सा इसको भी हम समराइज कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में ये पैराग्राफ बता रहा है कि किस तरह से वाटर, जरूरी नहीं कि अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करें या फिर हम इसे ठीक से केयर नहीं करें तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी हो सकता है। जैसा कहा गया है कि पहले जितने पैराग्राफ्स हैं कि पानी जो है, जब बाढ़ आती है, जब पानी नदी जो है अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती है, उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, खेतों के लिए वरदान है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर बाढ़ वगैरह आएगी तो ये जो ऑलरेडी जो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है वो बह कर समुद्र में चली जाएगी। इस तरह से ये क्रिएशन की जगह डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को इन्होंने स्टडी किया यहाँ पे, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हमने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बेस है वाटर जो है लाइफ का। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ के अंदर यही बताया गया है कि किस तरह से हमें जो है जंगल्स को इसमें डेवलप करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे ऑन द टेबल। पेज नंबर 2 पैराग्राफ सेकंड। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटेडली प्लेड ए ग्रेट पार्ट। निश्चित रूप से जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी का बहाव है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ए बेनिफिशिएंट वन in the geological process by which the soil is on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust। और इसी तरह से यहाँ पर एक बहुत ही भौगोलिक घटना होती है कि यहाँ पर मिट्टी यानी रेत या मृदा का निर्माण होता है। जब पहाड़ से नदी आती है तो बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। फिर धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते पानी के साथ वो चट्टानें छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती है, बिल्कुल बारीक मिट्टी बन जाती है। ये आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा। चलिए हम देखते हैं थर्ड लाइन से। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन कैन प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सोइल विच इज the foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effect on the life of the country। देखिए यहाँ वही बात की है कि जिस तरह से पानी सृजनात्मक क्रिएटिव है, एक तरह क्रिएट करती है वो मिट्टी को, जो कि एग्रीकल्चर का बेस है। अगर इसे हम कंट्रोल्ड नहीं करें तो ये इसको डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। द प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री। और हम यह बात कहना चाहेंगे कि जो सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा का मृदा का क्षय, यानी एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है। और आपने छोटी क्लासेस में ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा होगा कि सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हैं। उसमें पानी भी आपने एक पढ़ा होगा, ठीक है नहीं है? तो मिट्टी से भी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन द वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ भारत के कई देशों, कई जगहों में भी ये बहुत बड़ी समस्या है नदी और पानी के द्वारा जल अपरदन, मृदा अपरदन की। The conditions under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। Soil erosion occurs in successive steps। और ये कई चरणों में होता है।
द अर्लीस्ट ऑफ विच मे ईजीली पास अननोटिस्ड। शुरुआत में ऐसा था कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे यहाँ से मिट्टी भी बह गई। इन द लेटर स्टेज, लेकिन बाद की अवस्थाओं में, द कटिंग अप एंड द वॉशिंग अवे द अर्थ इज ओनली टू painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। गलीज एंड रेवेंस आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा। ये कहते हैं कि पहले तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब ज़्यादा मिट्टी बह जाती है तो वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं और खाइयाँ बन जाती हैं। गलीज और रिवर इरोजन उसी को कहते हैं। और ये यहाँ पर एक तरह से जब सारी मिट्टी बह गई तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल यानी असंभव हो जाती है। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिव heavy rain resulting in a large runoff of surplus water is the principal force factor in causing soil erosion। अब जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पानी बहता है और उस पानी अपने बहाव के साथ मिट्टी भी बहा के ले जाता है, यही सॉइल इरोजन का एक कारण है। Contributory causes are the slope of the land, removal of the protective cost of vegetation, the existence of the ruts along which the water can flow with rapid gatherings, momentum, and the absence of any check टू सच फ्लो। और इसके दूसरे कारण भी है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे बड़ी चीज़, अगर ज़मीन स्लोप वाली है तो मिट्टी बह जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं है, आपने देखा होगा कि इसकी जड़ों से मिट्टी बंधी रहती है, वो जब पेड़ ही नहीं है तो जड़ कैसे मिट्टी पकड़ेंगे, तो वहाँ भी बह जाती है। और भी दूसरे कई कारण यहाँ बताए हैं। और हमने अगर इसको नियंत्रण नहीं किया तो मिट्टी, जो कीमती मिट्टी होती है, जो बहुत उपजाऊ होती है, वो बह के चली जाती है और ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है। द मीनेंस विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स टू द contributions of the successful agriculture is an alarming one in many part of India। और ये भारत के कई क्षेत्रों में बड़ा कठिनाई वाली बात है। Calling urgently for attention and preventing action, और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की और इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। The terracing of the land and the construction of bund to check the flow of the water, the practice of the contour cultivation and the planting of appropriate types of vegetation are among the measures that have been suggested। और जो सुझाव दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि हम लोग जो है इस तरह के बहाव को रोकने के लिए बहुत सारे बांध वगैरह बनाएं, कुछ विशेष तरह के पेड़ लगाएं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, जो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, सरफेस पे फैलती हैं, और भी जितने भी मेजरमेंट्स हैं किए जा सकते हैं वो करने आवश्यक हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ द वाटर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम एंड कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर। और बहुत ज़रूरी है कि जब पानी की गति थोड़ी धीरे हो तभी हम उसे नियंत्रण में कर लें, अन्यथा अगर इसकी गति तेज हो जाती है तो फिर इसे विनाश से कोई नहीं रोक पाएगा। यस स्टूडेंट्स, देखिए ये जो पैराग्राफ पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो सॉइल इरोजन के जो है कॉजेज पूछ सकते हैं, दूसरी चीज़ का इसका इफेक्ट क्या होता है वो पूछ सकते हैं, और तीसरी चीज़ उसको हम कैसे उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये एक ज्योग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है जो आपने इस पैराग्राफ के अंदर हमने स्टडी किया है। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, और यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। यहीं पे मैंने हाउ लिख दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से वाटर जो है वो लाइफ का बेस यानी आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। Water is of course necessary for animal life, while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plant and trees through the quantity necessarily varies enormously with the स्पेसीज़। यहाँ ये बताया कि चाहे वो जीव हैं चाहे जंतु हैं वो बिना जल के नहीं रह सकते। हमारा शरीर के अंदर भी कहते हैं कि अबाउट 70% तक तो वाटर ही है, ठीक है नहीं है। इसी तरह से पेड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर पानी होना चाहिए, नहीं तो पेड़ जल जाते हैं, आपको पता है। तो उनके अंदर जीवन
चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबका जीवन जल पर ही आधारित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द कंजर्वेशन संरक्षण एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी। देखिए मानव का कल्याण से मतलब यहाँ पूरी नेचर से है, पेड़ पौधों और जंतुओं से भी है, केवल मानव से नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द आर्टिसियन वाटर, आर्टिसियन डीप वाटर, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल केसेस, जो कि हर जगह काम में आता है, इज रेन और द स्नोफॉल, या तो बारिश होती है या फिर बर्फ पड़ती है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द सीजनल रेनफॉल एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। और यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं हर जगह गहरे कुओं से ही या बर्फ से या फिर जो है पानी बरसात होती है उसी पर आधारित होती है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हमारी खेती मानसून पर ही आधारित है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ केट ऑफ इरेग्युलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। देखिए यहाँ मिट्टी का बह जाना और अनियमित बारिश दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे ताल्लुक रखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड। हम अपनी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होती है वहाँ हम इसको पहुँचा सकते हैं। इन अदर वर्ड ऑन द एंड इन द सोइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व्स ए डबल पर्पज। ये दो उद्देश्य हो सकते हैं, इसके दोहरा लाभ है। इट इज़ एविडेंटली हाउएवर दैट इन ए country having only seasonal rainfall and immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground। देखिए जहाँ पर पानी बहुत कीमती हो, खासकर जहाँ केवल मानसून और बारिश पर ही खेती निर्भर करती हो, तो वहाँ जल की बहुत महत्वता है, बहुमूल्य है, हम इसे बचाना चाहिए। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। Much of it flows down into the streams and the rivers and ultimately find its way to the seas. Incredibly large quantity of the precious fluid are thus lost to the country। देखिए यहाँ जो लास्ट 3 लाइनों में बात कही गई है, ये हमारे अभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना बनाई थी कि देश की सारी नदियों को आपस में जोड़ दें, ताकि जब भी जहाँ पानी की ज़रूरत हो हम उस वहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी को भिजवा सकते हैं। तो देखिए कितने सालों पहले प्रोफेसर सीवी रमन साहब ने ये बात ऑलरेडी बता दी थी कि नदियों को जोड़ना और जहाँ पर इसका संरक्षण करना कितना आवश्यक है, जहाँ पर कमी हो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। द हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज़ ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। और साथ ही ये बताना चाह रहे हैं कि जो पानी हमारा व्यर्थ बह जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये हमारी एक तरीके राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विद एन नेशनल लाइन्स। और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना के इसे हल करना बहुत ज़रूरी है। वास्ट एरियाज ऑफ द लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेयर shrubs, jungles could be turned into fertile and prosperous country by encouraging and well planned action। और इस तरह से जहाँ हम कार्य केवल झाड़ियाँ और झाड़ झंकार उगते हैं, जंगल उगते हैं, हम वहाँ उन्हें बहुत ही अच्छे उपजाऊ खेतों में बदल सकते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो रोजगार वाला जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो बहुत सुधर सकता है और हमारा देश बहुत जल्दी ही विकासशील से विकसित देश बन सकता है। स्टूडेंट्स हम यहीं रुकेंगे, इसके सेकंड पार्ट को कल हम इसका थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। आई होप सो। एक बार फिर समराइज कर लें, हमने जो ये पहले पैराग्राफ पढ़ा था, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि सॉइल इरोजन, कॉजेज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। फिर हमने देखा था कि किस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि पानी जो है सबका सोर्स है जीवन का। और उसके बाद फिर ये भी बताया था कि किस तरह से ये बहुमूल्य पानी कैसे बर्बाद हो रहा है और अभी सरकार इस पर काम कर रही है। और ये भी बताया कि हम इस पानी से अपने देश को किस तरह से जो है उन्नति के पथ पर ले सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।